वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और आना भी चाहिए। ठीक है, क्यों? कई बार आपको क्वेश्चन में दे दें तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में, वेदर इट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेदर इट इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ गया भाई दक्ष अग्रवाल, पढ़ना स्टार्ट कर। Yes, sir. Basis meaning in contingent contract. A contingent contract is a contract to do or not to do something. If some event collateral to such contract does or does not happen. Whereas in wagering agreement, ठीक है, a wagering कंटिजेंट agreement, कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कुछ होने पे यदि शिप आएगा तो मैं आपको 10 कंटेनर दूंगा, शिप नहीं आएगा तो आप मुझे इंश्योरेंस के 50 करोड़ रुपए देंगे। टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट विच इज कोलैटरल और पैरेलल डज और डज नॉट हैपन, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है सर, वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए पढ़ भाई। a wagering agreement is promised to pay money's worth on happening or non-happening of an uncertain future event. सर वेजरिंग एग्रीमेंट में इट इज ऑलवेज टू पे मनी और मनी इज वर्थ upon happening or non-happening of some future uncertain event, upon non happening or non-happening of some future uncertain event। एग्जाम्पल से समझ लो ना, बारिश होगी तो मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, नहीं होगी तो तू मुझे 100 रुपए देना। बारिश होगी तो मैं तेरे को 100 दूंगा, नहीं होगी तो तू मेरे को 100 रुपए दे देना। ठीक है सर। अब नाउ व्हाट इट इज कि सर पैसा या पैसे की वर्थ की कोई चीज होगा तो ये कर देना, नहीं होगा। सर उधर भी एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, इधर भी एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, लेकिन सर इधर केवल पैसा या पैसे की वर्थ ही मायने रखती है, बाकी चीज मायने नहीं रखती है। इधर और कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है पार्टी का इन वेजरिंग एग्रीमेंट। अपार्ट फ्रॉम द मनी टू बी वॉन और लॉस देयर इज नो अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी इन्वॉल्व। ठीक है, इफ सम अदर इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इट इज नॉट अ वेजरिंग, इट विल नॉट बी अ वेजरिंग एग्रीमेंट। पैसा जो 100 रुपए जीतने और हारने की बात हो रही है, उसके अलावा पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, आग लगेगी या नहीं लगेगी, पहली बात तो वो कोलैटरल या पैरेलल इवेंट है टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट जिसपे डिपेंड कर रहा है। दूसरा कि सर सम अदर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी इज इन्वॉल्व। क्या इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है? दैट ही वांट्स टू सेफगार्ड द लॉस कॉज्ड ड्यू टू फायर टू हिज हाउस। वो अपना कोई दूसरा इंटरेस्ट या कोई ऐसी चीज सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो सर सम अदर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी इज डेफिनेटली इन्वॉल्व। ठीक है सर। तो सर मनी और मनी इज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, ये तो था वेजरिंग। स्कोप सर ये याद रखने का है। ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडर इन स्कोप एंड वेजरिंग एग्रीमेंट इज कंपैरेटिवली नैरोअर इन स्कोप। ये केवल याद रखने का है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड पॉइंट पे आ जा भाई। mutuality of promises or reciprocal promises. In contingent contract, not necessary. Example: A promises to pay B a sum of money if a certain ship does not return within a year. Here, only A is making promise, but no promise is made by B. तो ऐसा जरूरी नहीं है Whereas कि in ऐसा जरूरी नहीं है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो ही हो। कैसे? कि सर एक्स ने वेजरिंग एग्रीमेंट में तो अपन देखते हैं कि बारिश हुई तो ये, नहीं हुई तो मैं तेरे को या तो 100 रुपए या मैं तेरे को लिए ये कुछ करूंगा, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में not necessary that there will be promise getting exchanged for another promise, it is not at all necessary। ऐसा भी हो सकता है x ने y को प्रीमियम दे दिया तो वो तो एक्चुअल परफॉर्मेंस दे रहा है, वो कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा है। जबकि यहां पर उसने बोला कि यदि आपके घर को फायर से कोई भी नुकसान होता है तो मैं 5 लाख रुपए तक का नुकसान आपका कवर करूंगा। यहां से यहां प्रॉमिस जा रहा है। सो इन contingent contract it is not necessary
हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है कि हर बार हो ही हो. इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस. वेर एज इन वेजरिंग एग्रीमेंट, सट्टेबाजी में सर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जरूरी हैं. इधर इट इज असेंशियल that A agrees to pay B rupees 2000 if it rains, otherwise B will pay rupees 2000 to A, या फिर B will do something else for it. ठीक है. So इधर वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस जरूरी होते हैं, जबकि इधर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है. ठीक है. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इट इज नॉट नेसेसरी. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो भाई, इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट. In contingent contract, there is an independent interest apart from money involved. Example, in above example, Mr. B has independent interest, या मैं जो आपको देता whereas हूँ या मैं जो आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्या कि यदि मेरे घर में आग लगेगी तो आप 5 लाख रुपए तक का नुकसान कवर अप करेंगे यदि घर में आग लगेगी तो. ठीक है. सो देयर इज एन इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम द मनी इन्वॉल्व. वो 5 लाख रुपए के अलावा मेरा कोई इंटरेस्ट है, घर को सेफगार्ड करना मेरा इंटरेस्ट है. ठीक है. वेर एज सर इन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम द मनी टू बी वॉन और लॉस्ट. पैसा के अलावा, पैसा जो जीतना या हारना है उसके अलावा मेरा कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है. बारिश होगी तो 100, नहीं तो तू मुझे 100. जो जीतना हारना है उधर कोई कुछ सेफगार्ड करने की कोई कुछ बातें नहीं हो रही है. ठीक है. मेन कंडीशन पढ़ रही. in contingent contract, in this case, determination of an uncertain event is not the sole condition, whereas in wagering agreement, the in this case, determination of an uncertain event is the main condition to the contract. In this case, determination of an uncertain event is the not the sole condition. देखो, इधर तो यदि मैं वेजरिंग, ये थोड़ा सा डाइसी पॉइंट है. इधर तो मैं बात करूं वेजरिंग एग्रीमेंट में, बारिश के होने या नहीं होने पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा कि सर उस, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट इज द मेन कंडीशन टू द कॉन्ट्रैक्ट. वेयर एज अपन वो बोलते हैं ना, दैट इज पैरेलल. आग का लगना या नहीं लगना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, इट इज अ पैरेलल इवेंट. ठीक है. मेन बात क्या है कि सर मैं आपको प्रीमियम दूंगा और आप मुझे पॉलिसी दोगे, आप मुझे कवर अप करोगे इन केस ऑफ फायर या इन केस ऑफ थेफ्ट, जैसे भी इंश्योरेंस, या इन केस ऑफ एक्सीडेंट जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है. सो सर वहां पर तो वो जो कंडीशन है वही सब कुछ है, वही कॉन्ट्रैक्ट है, वही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है. इधर वो जो है ना, सो वो मेन चीज कॉन्ट्रैक्ट है. वो अनसर्टेन इवेंट तो जो है या मेन कंडीशन है वो पैरेलल है टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट. ये बात ध्यान रखना. नेक्स्ट, लीगैलिटी. सर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड. सर wagering agreements are either void or sometimes they are also considered as illegal. कहाँ पर? In the state of Maharashtra and Gujarat. In the state of Maharashtra and Gujarat. बोलो जी, ये 4-5 चीजें समझ में आ गई? यस सर. 4-5 चीजें समझ में आ गई? यस सर. चलिए, तो इसी के साथ में आज मेजर मेजर पोर्शन अपन ने खत्म कर लिया है इसका. अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चंस ये वाले और क्वेश्चन बैंक वाले कितने लोगों ने देखे? ये वाले देखे क्या? ये जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं ये देख. हाँ, सर वो दूसरे पीडीएफ वाला किया. क्वेश्चन बैंक वाला किया. दक्ष अग्रवाल बोलो. दक्ष अग्रवाल. कुछ नहीं सर. किसने हैंड रेज किया था? सब मैंने ही किया था गलती से मुझे. अच्छा जी, ओके ओके. ठीक है. तो चलो अपन क्वेश्चन बैंक वाले करते हैं. ये भी कर लेना, ये जरूरी नहीं है इसी के क्वेश्चंस हैं, लास्ट चैप्टर के ही हैं. ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेजोरिटी, मतलब काफी चीजों में से मिक्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कर लेना. दक्ष अग्रवाल याद दिलाना क्वेश्चन बैंक के बाद में कि सर आपको ये भी डिस्कस करने हैं. चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ. आज लोगों को इतना लेट ज्वाइन किया, याद ही नहीं था कि क्लास भी है भाई? ऋचा जी, राघव काबरा जी, प्रेषा जी. सर मैंने स्टार्टिंग में कर लिया था ज्वाइन. आपने स्टार्टिंग में कर लिया तो फिर दिखे क्यों नहीं? श्रेया कर्नावट, लेट लेट ज्वाइन करते हो. नहीं चलिए. सर, स्टार्ट में ज्वाइन किया था. अच्छा जी, सब चांस पे डांस कर रहे हैं. चलिए क्वेश्चन बैंक चालू करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल। What is contingent contract? Discuss the essentials of contingent contract as per the Indian Contract Act 1872. ठीक है सर, Related to सीधी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर असेंशियल्स 3 या 4 असेंशियल्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, वो पूछ रहा है क्या क्या असेंशियल चीजें थी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। देखो, परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन सम सॉर्ट ऑफ कंटिंजेंसी, कोलैटरल इवेंट होना चाहिए, पैरेलल इवेंट, इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर। तो ये सब 3 एक बातें होनी चाहिए। का रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वही डेफिनेशन टाइप, ठीक है, एंड स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू सच कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू सच कॉन्ट्रैक्ट। तो सर ये वाले, सर क्या पूछ रहे हैं, ये वाले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये वाले रूल्स पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ भाई। what is the meaning of contingent contract? Write briefly its essentials. Also explain any 3 rules relating to the enforcement of a contingent contract. अब देखो ये क्वेश्चन केवल इसलिए डाला गया है, जून 24 में आया है ये। सर मीनिंग आप समझा लोगे, असेंशियल्स भी है वो आप समझा लोगे। सर जो रूल्स है वो 6 हैं, उनमें से कोई भी 3 एक्सप्लेन करने का बोला है। एक्सप्लेन एनी 3 रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सर इन दो चीजों को मिला, 3 चीजों को मिला के 6 नंबर का सवाल पूछा गया है, 3 चीजों को मिला के, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बता दिया, असेंशियल्स बता दिए। देखो असेंशियल्स में एक चीज और डाली है यहाँ पर, क्या डाला है, इवेंट रेफर्ड टू एज कोलैटरल, कंटिजेंट इवेंट शुड नॉट बी mere will of the promisor, event must be uncertain and the performance of contingent contract would depend upon happening or non happening of some event or condition। ठीक है, उसी में से पॉइंट निकाल लिया है, तो 4 बना देना, कोई दिक्कत नहीं। रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट वही 6 में से कोई भी 3, तो टाइम खराब नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। X found a wallet in a restaurant. He inquired of all the customers present there, but the true owner could not be found. He handed over the same to the manager of the restaurant to keep till the true owner is found. After a week, he went back to the restaurant to inquire about the wallet. The manager refused to return it back to X, saying that it did not belong to him. In the light of the Indian Contract Act 1872, can X recover it from the manager? देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको एंसल के नाम से समझाया था या नहीं? यस। तो कविश, एंसल, प्रिशा, जश, दिशी, वीडियो ऑन करो भाई। देवांश, राघव, काबरा, कनव, वीडियो ऑन करो फटाफट। तो सर एक्स फाउंड अ वॉलेट इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में सारे एंसल जो है अपने सारे दोस्तों को लेके खोपचे वाली टेबल पकड़ ली उसने, नीचे उसको वहाँ वॉलेट पड़ा हुआ मिला, सबसे पूछा कि सबने मना कर दिया नहीं भाई हमारा नहीं है, तो उसने वो हैंड ओवर कर दिया था मैनेजर को कि भाई ट्रू ओनर ढूंढता हुआ आया तो रिटर्न कर देना। 1 वीक के बाद वो वहां से निकल रहा था, वापस रेस्टोरेंट में घुस के पूछा मालिक आया क्या, उसने बोला नहीं। तो सर मैंने तो उसने बोला कि भाई मेरे को लौटा दे भाई ये, तो मैनेजर ने रिफ्यूज कर दिया, सेइंग दैट इट इज नॉट बिलोंगिंग टू हिम। ठीक है, तेरे को बिलोंग नहीं करता, चुपचाप रवाना हो जा। एंसल को उसने ऐसे गंदी सी बात बोली, चुपचाप रवाना हो जा, तेरे को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, एंसल बोला ओए मेरे को हुड़की दे दी इसने, मैंने कानून पढ़ा हुआ है, कानून भी पढ़ा हुआ है मोदी सर से, ठीक है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जहां पर इट इज वन ऑफ माय ड्यूटीज कि इसके ओरिजिनल ओनर को मैं लौटाऊंगा, तो मेरे को लौटाना है, मेरी लीगल ड्यूटी है ये, तो चुपचाप आप ये मेरे को दे दीजिए। तो जबकि तुम्हारे रेस्टोरेंट में मिला है, इससे तुम्हारा कोई राइट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, तुमको मिला होता तो तुम्हारा राइट क्रिएट होता है। तो किसी और की प्रीमाइसेस पे भी मिला है, उसका राइट से ज्यादा बड़ा किसका राइट है सर? जिसको मिला है किसी दूसरे की चीज, वो बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है उसको लौटाने के लिए एज पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या एज पर रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। रिचा जी समझ में आ गया? यस। तो चलिए, तो इन लाइट ऑफ द अबव कैन एक्स रिकवर इट फ्रॉम द मैनेजर? यस ही कैन रिकवर, बिल्कुल रिकवर कर सकता है। रीजंस जो मैंने बताया वो आपको सॉर्ट विद करने पड़ेंगे, आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। किया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हिच आर आइडेंटिफाइड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सर सर्कमस्टांसेस, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? रिलेशन, रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, वो सब समझा लोगे आप। तो सर्कमस्टांसेस कौन सी है विच आर आइडेंटिफाइड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? 68 to 72 में 5 आपको सर्कमस्टांसेस बताई हुई है। फाइंडर ऑफ गुड्स, देन यदि आपने किसी ऐसे आदमी की मदद की है हु इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बाय नेसेसरीज एज टू लाइफ, यानी कि माइनर और अनसाउंड माइंड को आपने नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड किया है, तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ऐसी 5 सिचुएशंस अपन ने सेक्शन 68, 69, 70, 71 और 72 में की हैं। So these are the circumstances identified as quasi contracts by the Indian Contract Act। वो आपको पांचों डिस्कस करनी होगी, मेंशन करना रहेगा। ठीक है, चलिए एक मिनट। ये 5 68 to 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ भाई। PQR, a hospital in Delhi, recruits Dr. A on a contract basis for a period of 3 months. The hospital management promises to pay promises to pay Dr. A lump sum amount of rupees 1 lakh if Dr. A tests positive for novel coronavirus, which is COVID-19, during the contract period of 3 months. Identify the type of contract and highlight the rules of enforcement. Also, what will happen if Dr. A does not contract COVID-19? इस चीज का क्वेश्चन है, बताओ कि सर PQR एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, उन्होंने डॉक्टर ए को अपने उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 महीने के लिए एम्प्लॉय किया। ओके सर, उनके एम्प्लॉयमेंट में ऐसा भी लिखा, प्रॉमिस किया कि यदि आप हमारे हॉस्पिटल में काम करते हुए आपको कोविड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि आपको कोविड हो जाता है, तो हम आपको उसकी एवज में 1 लाख रुपए देंगे, क्योंकि भाई आप हमारे यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसे भारी टाइम में दे रहे हैं जब कोरोना फैला हुआ है, तो 1 लाख रुपए और अलग से देंगे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यदि कोविड हो जाता है आपको। तो सर ये आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि सर ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? सर दिस इज द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? कि सर आप हमारे यहाँ पर नौकरी कीजिए, हम आपको सैलरी देंगे, और बदले में यदि आपको काम करते हुए कोरोना हो जाता है तो 1 लाख रुपए और देंगे। तो सर कोरोना होना वो पैरेलल इवेंट है जिस पे डिपेंड करेगा कि हॉस्पिटल इनको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगा या नहीं देगा। वो पैरेलल इवेंट है जिसपे ये मेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा, 1 लाख रुपए वाला। ठीक है, तो सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हाईलाइट द रूल ऑफ एनफोर्समेंट। रूल कौन सा लगेगा इसमें एनफोर्समेंट का? कि सर 6 रूल पढ़े थे ना, तो उसमें से अपन ने चौथा या 5वां रूल कौन सा पढ़ा था? कि सर कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम, विद इन फिक्स्ड टाइम, उस पर डिपेंड करेगा कि कोई पार्टी को कुछ करना है या नहीं करना है। क्या हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट क्या है? कोरोना का होना या नहीं होना। ठीक है, कोरोना से ग्रसित होना या नहीं होना। हैपनिंग, यदि आप कोरोना से आप ग्रसित हो जाओगे विद इन फिक्स पीरियड, अगले 3 महीनों में, लिखा है ना क्वेश्चन में, अगले 3 महीनों में यदि आप हमारे यहाँ काम करते हो जाओगे तो हम 1 लाख रुपए देंगे। तो सर हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स पीरियड। ठीक है, तो ये वाला रूल आपको एक्सप्लेन करना है। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन, हाईलाइट द रूल ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, समझ गए? कर लोगे? यस सर। ऑल्सो व्हाट विल हैपन इफ ए डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट कोविड-19? इन 3 महीनों में जो PQR हॉस्पिटल है, ए के साथ में, डॉक्टर ए के साथ में, डॉक्टर ए को अगले 3 महीने में कोविड नहीं होता है, तो अच्छा है ना यार, भले मानुस को काहे को कोविड हो गए। कोविड में अच्छे अच्छे लोगों की हालत पस्त हो गई थी। तो सर डॉक्टर ए जो हैं, इनको यदि अगले 3 महीने में कोविड नहीं होता है,
तो सर अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है, वैलिड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब ये डिस्चार्ज हो जाएगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब भले किसी को कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कंटिंजेंट इवेंट कभी हुआ ही नहीं, द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम, खत्म हो गया, फिक्स पीरियड में कुछ होना था और अब वो नहीं हुआ, और अब वो कभी वापस होगा भी नहीं क्योंकि टाइम ही खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड ऐसे लिख देना, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम हो गया, अब कभी नहीं हो गया, अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अब ये कभी वैसे भी पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आया या नहीं आया? देखो, void और कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स void ऑटोमेटिकली यदि ए को नहीं होता है तो, ठीक है। आगे मेन आंसर क्या बोलते हैं, देखो सेक्शन 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको समझा दिया। सेक्शन 35 वो वेराइटीज पढ़े थे ना, 32 33 34 35 36, 5 तरीके की वेराइटीज पढ़े थे ना, उसमें से ये वाला कि सर अनसर्टेन इवेंट, इवेंट विद इन फिक्स टाइम हैपनिंग, यानी कि इवेंट हैपन्स विद इन अ फिक्स्ड टाइम, ठीक है। तो वो वाला समझाना है, वो कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ भाई। P left his carriage on D's premises. Landlord of D seizes the carriage against the rent due from D. P paid the rent and got his carriages released. Can P recover the amount from D? बहुत सिंपल है। हमारी ऋचा जी जो थी, ठीक है आ जाओ, हमारी ऋचा जी जो थी, इनकी एक फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम बताइए ऋचा जी, कौन सा लें एग्जाम्पल में? प्रेशा सर। प्रिशा को ले लूं, अच्छा चलिए। प्रिशा जी इनकी मित्र हैं, ठीक है। तो प्रिशा जी एक शॉप पे काम, शॉप चलाती हैं, ठीक है। तो ऋचा और प्रिशा साथ में सीए की पढ़ाई करती हैं, ओके सर। तो ग्रुप स्टडी के लिए ये क्या करती है, दिन में इसके घर पे ये शॉप पे चली जाती है, ओके सर। तो एक दिन शॉप पे पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो ऋचा के पापा ने इसको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिलाया हुआ था आने जाने के लिए, वो इसने दुकान के अंदर ही यहाँ पर पार्क कर दिया, और उसके पापा आ गए और उसको लेके चले गए ऋचा को, ठीक है सर। अगले दिन प्रिशा ने जिससे किराए पे दुकान ली हुई थी, वो लैंडलॉर्ड तमतमाते हुए आया, 4 महीने का किराया बाकी है, ऐसे थोड़ी होता है धांधू करके, और बाय चांस की बात है कि वो रीचा का स्कूटर उठा के ले गया कि पैसे दे देना 4 महीने के और ये स्कूटर छुड़ा के ले जाना, ठीक है सर। अब लेना न देना बीच में पिस गई है ऋचा जी, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपका सिचुएशन से कुछ लेना देना नहीं होता है, पर आप गलत समय पे गलत जगह पे उपस्थित हो जाते हैं, इससे आपको तकलीफ हो जाती है, ओके सर। तो अब ऋचा ने क्या किया, प्रिशा जी के रेंट को पे कर दिया और अपना स्कूटर फ्री करा के ले गई, ठीक है। तो क्या अब ऋचा प्रिशा से पैसा वसूल सकती है? ये बहुत ऑब्वियस है, आंसर होगा यस। पर आंसर कैसे लिखोगे, कि आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा कि सर पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया ऋचा और प्रिशा के बीच में, जहां पर ऋचा इस पैसे को प्रिशा से अंडर दिस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वसूल सकती है। पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक्सप्लेन करना, उसके बाद में वेराइटीज है ना 68 टू 72 वाली, उसमें एक वेराइटी है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी। सो इंटरेस्टेड पार्टी ये है, इसका इंटरेस्ट है कि इसका स्कूटर हैम्पर हो गया था, वो चला गया था, ठीक है। ऋचा जी जो भी कमेंट कर रहा है उस बेचारे को बोल दो कि सर को सब पता पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब इंटरेस्टेड पार्टी ने पेमेंट किया तो ऑटोमेटिकली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया इन दोनों के बीच में, ये अपना पैसा उससे वसूल सकती है, जो देके इसने स्कूटर छुड़वाया था लैंडलॉर्ड से, वो वाला पॉइंट लगेगा। समझ आ गया प्रेषा जी, समझ आ गया? कहाँ चली गई? सर इधर ही हूँ। इधर ही है, ठीक है। तो भैया किराया अपना छोड़ना मत, दोस्तों के स्कूटर है ना वो हेल्ड विद हो जाएंगे। नेक्स्ट, अरे ये एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते हैं, एग्जाम में बैठो ना तो जैसे ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी का क्वेश्चन आए, ये शक्लें याद आने लग जाएंगी आप लोगों को कि हाँ सर ने ऐसा एक एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल दिया था, तो वहां पर आप रिकॉल बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है जी। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ भाई। X, a minor, was studying in MCom in a college. On 1st July 2019, he took a loan of rupees 1 lakh from B for payment of his college fees and to purchase books and agreed to repay by 31st December of 2019. X possesses assets worth 9 lakhs. On the due date, X fails to pay back the loan to B. B now wants to recover the loan from X out of his X's assets. Referring to the provision of Indian Contract Act 1872, decide whether B would succeed or not. एक्स एक माइनर भैया थे, ठीक है। तो ही वॉज स्टडिंग इन एमकॉम इन अ कॉलेज, ठीक है, भले ही माइनर थे पर ये एमकॉम तक पहुंच गए थे। ओके सर। तो 1 जुलाई 2019 को ही टुक अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम बी फॉर पेमेंट ऑफ हिज कॉलेज फीस। अच्छा। एंड टू परचेज बुक्स, पढ़ाई के लिए कॉलेज की फीस और किताबों के लिए उन्होंने लोन लिया था 1 लाख रुपए का मिस्टर बी से। माइनर ने लोन लिया है, तो सर आंसर कैसे चालू करोगे? एग्रीमेंट्स, वैसे तो एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स आर वॉइड ab initio। ब्रैकेट में केस लॉ डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा? आंसर केस लॉ डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा? यस कौन सा केस लॉ डालेगा ब्रैकेट में? सर, धर्मदास घोष वर्सेस कोई दूसरा वाला याद नहीं आ रहा। अच्छा, धर्मदास घोष वर्सेस एंसल डाल देंगे हम, ठीक है। ऐसा कर थोड़ी सकते हैं। बता बता, धर्मदास घोष वर्सेस, शतरंज खेलता है कभी? चेस खेलता है? चेस में जो अलग अलग वो होते हैं ना, कोई घोड़ा प्यादा, ये जो भी है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? मोहरे। मोहरे बोलते हैं ना इनको हिंदी में। गौरी भी हाँ, मोहरी बीबी। तेरे को उल्टे तरीके से याद कराओ तो ही बुद्धि में घुसता है, ठीक है। चलो, तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। चलिए, तो सर अब चालू कैसे किया अपन ने कि सर वैसे तो एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स आर वॉइड ab initio, ब्रैकेट मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। लेकिन सर यदि किसी ने माइनर की हेल्प कर दी है, मिस्टर मतलब कोई भी मिस्टर, कौन थे ये? मिस्टर बी ने माइनर मिस्टर एक्स की हेल्प कर दी है फॉर नेसेसरीज एज टू लाइफ। नेसेसरीज एज टू लाइफ, फिर नेसेसरीज एज टू लाइफ वाली चीज को पूरा समझाना पड़ेगा कि नेसेसरी होनी चाहिए, लग्जरी होनी चाहिए। नेसेसरी में एजुकेशन भी आती है, क्योंकि एजुकेशन इज वन ऑफ द नेसेसिटीज एज टू लाइफ। लाइफ केवल जिंदा रहना नहीं होता है, ह्यूमन डिग्निटी, ये आप समझाना चाहो तो समझाना, बाकी नेसेसिटीज एज टू लाइफ में एजुकेशन भी आती है। तो ये उसने उसी लिए लोन लिया। तो सर क्या माइनर के साथ में क्या बन जाएगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है, जहां पर माइनर पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस पैसे को लौटाने को। माइनर की एस्टेट या प्रॉपर्टी में से ये मिस्टर बी अपना पैसा वसूल सकते हैं। अब लोन कितने का लिया था? 1 लाख का। माइनर के पास में प्रॉपर्टी कितनी है? खुद क्वेश्चन बता रहा है 9 लाख की प्रॉपर्टी है, तब बिल्कुल वसूल सकते हो ना 1 लाख का। यस सर। जो लोन दिया हुआ होता 5 लाख का और माइनर के पास प्रॉपर्टी 2 लाख की होती, तो आप मैक्सिमम कितना वसूल सकते थे? कि सर फिर 2 लाख, ठीक है, क्योंकि उसी ट्यून था। तो सर आप ये पैसा वसूल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एजुकेशन के लिए। बट रीजंस, कीवर्ड्स क्या क्या आएंगे? एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड ab initio, ब्रैकेट मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, पहला। दूसरा कि सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए। तीसरा नेसेसिटीज एज टू लाइफ आना चाहिए, ठीक है। ये 3-4 बातें जब तक नहीं आएंगी तब तक एग्जामिनर आपको नंबर कैसे देगा, ये समझने वाली बात है, ठीक है। रेफरिंग टू प्रोविजन डिसाइड वेदर बी वुड सक्सीड, सर बिल्कुल सक्सीड होएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें नेसेसिटीज एज टू लाइफ वाला पूरा समझाना रहेगा, जो मैंने आपको माइनर के उसमें बताया था ना कि सर नेसेसिटीज होनी चाहिए, लग्जरीज नहीं होनी चाहिए। नेसेसिटीज भी सूटेबल एज टू लाइफ एंड कंडीशन ऑफ माइनर होनी चाहिए। तीसरा, सर माइनर जो है उसके पास में पहले से वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ही शुड बी रियली इन वांट ऑफ दोस थिंग्स, उसको कहीं से अरेंज नहीं हो पा रही। ये छोटी छोटी बातें जो सब समझाई थी ना, वो वहां पर समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में डिफरेंसेस बताइए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आध पॉइंट और आ गया है यहाँ पर।
मीनिंग कर लिया था, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर लिया था, अनसर्टेन इवेंट किया था कि इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट द इवेंट इज कोलैटरल, इन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट द अनसर्टेन इवेंट इज द कोर फैक्टर। ठीक है, कोलैटरल है और वही मेन उसका पार्ट है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये एक एक्स्ट्रा है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट, ये पता नहीं अजीब सा एक पॉइंट दिया है, याद करने के लिए करना चाहे तो कर लेना। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट may not be wagering in nature, wagering agreement is essentially contingent in nature। कंटिंजेंट का मतलब डिपेंडेंट, बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी वेजरिंग इन नेचर, नॉट सो पर्टिनेंट। जबरदस्ती का पॉइंट है, डालने के लिए याद करना चाहो तो याद कर लेना। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, हाँ सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा कोई एक इंटरेस्ट होता है, घर को सेफगार्ड करने का, आग लगने पे होता है, जबकि यहाँ कोई और नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर ये वैलिड है, ये वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है, ये भी कर लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन, ये क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी, यानी कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये पॉइंट भी अपन ने कर लिया था। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक आध पॉइंट, कोई एक या दो पॉइंट एक्स्ट्रा आए हैं, कवर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, ये स्मार्ट वॉच वाला एग्जैक्टली वो एंसल जो होटल में जाके है ना लेता है, वही वाला एग्जाम्पल है। 4 नंबर के लिए आया है ये क्वेश्चन, कब? एमटीपी में, जून 2024 के एमटीपी में आएगा, आता है आप लोगों को आंसर। नेक्स्ट, सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लो भाई फटाफट।